हाल ही में यह वीडियो वायरल हो गया। एक यूक्रेनी हेलीकॉप्टर ने मिनी गन से रूसी ड्रोन गिराया। तो फिर निश्चित रूप से यह प्रभावशाली है, लेकिन यह युद्ध की सच्चाई दिखाता है। सच तो यह है कि 3 सालों तक यूक्रेन को सब कुछ खुद से बनाना पड़ा। उन्होंने हेलीकॉप्टरों पर मशीन गनें लगाईं, वाणिज्यिक ड्रोन में ग्रेनेड लगाए, जो भी मिल सका उसे हथियार में बदल दिया। लेकिन जब दुनिया इस जुगाड़ को देख रही थी तभी कुछ हुआ। अब यूक्रेन अब जुगाड़ नहीं कर रहा है, उसने युद्ध में क्रांति ला दी है। यह कोई हथियार नहीं है, यह आकाश में एक अदृश्य दीवार है और इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जो उस पर से गुजरने की कोशिश करने वाली हर चीज को नष्ट कर देती है। सबसे अच्छी बात यह है कि रूस के पास इसका जवाब नहीं है, लेकिन यह समझने से पहले आपको जानना होगा कि क्या हुआ था। क्योंकि जब रूस ने फरवरी 2022 में हमला किया था, पुतिन के जनरलों ने 72 घंटे का अनुमान लगाया था। कीव पहुंचने के लिए यूक्रेन 80 के दशक के सोवियत उपकरणों, मुश्किल से काम कर रही हवाई रक्षा और लगभग न के बराबर रक्षा उद्योग के साथ लड़ रहा था। सिर्फ 7 कंपनियां ड्रोन बना रही थीं, सिर्फ 7, और आज ये संख्या 200 से भी ज्यादा है और वे तकनीक आयात नहीं कर रहे हैं। वे खुद तकनीक विकसित कर रहे हैं, असली युद्ध में उसका परीक्षण कर रहे हैं, लाखों यूनिट्स बना रहे हैं, जबकि बम शहरों पर गिर रहे हैं। यह ऐसी चीज है जिसे किसी ने नहीं सोचा था, न नाटो ने, न पुतिन ने और न ही खुद यूक्रेन ने। उनकी बनाई चीज ने सब बदल दिया। विशेषज्ञ इसे आयरन वॉल कहते हैं, लेकिन यह कोई भौतिक दीवार या कोई विशाल रडार सुविधा नहीं है। यह कुछ बहुत अधिक उन्नत है और दूसरी तरफ वालों के लिए कहीं अधिक डरावना है। कल्पना कीजिए दर्जनों छोटे ड्रोन, जिनमें से हर एक बास्केटबॉल के आकार का है, अलग अलग ऊंचाइयों पर मंडरा रहे हैं, जैसे एक बारूदी सुरंग का मैदान जो आसमान में अदृश्य है। जब रूसी मिसाइलें या ड्रोन यूक्रेनी हवाई क्षेत्र के पास आते हैं, तो ये इंटरसेप्टर किसी कमांड सेंटर से आदेशों का इंतजार नहीं करते। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खतरे का पता लगाता है, फिर आदर्श इंटरसेप्शन रास्ता निकालता है और फिर लक्ष्य को नष्ट करने के लिए आवश्यक सटीक संख्या में ड्रोन लॉन्च करता है। और यहाँ है कमाल की बात, कहीं किसी बंकर में बैठा एक अकेला ऑपरेटर एक साथ 100 तक ऐसे ड्रोन कंट्रोल कर सकता है। यानी उसे हर एक ड्रोन को अलग अलग उड़ाने की जरूरत नहीं है। यह कुछ ऐसे काम करता है जैसे कोई कंडक्टर ऑर्केस्ट्रा को निर्देशित करता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता जटिल गणनाएं करती है और इंसान वितरण के पैटर्न और प्राथमिक लक्ष्यों पर रणनीतिक फैसले लेता है। क्या आपने देखा है कि पक्षी झुंड में कैसे उड़ते हैं? क्या वे एक दूसरे से टकराते नहीं हैं? ये ड्रोन भी पक्षियों के जैसे ही सिद्धांत का इस्तेमाल करते हैं। ये सामूहिक बुद्धिमत्ता के एल्गोरिदम हैं। हर ड्रोन स्थानीय रूप से डेटा साझा करता है और एक जीवित जीव की तरह चलता है। अगर कोई ड्रोन गिरता है तो झुंड खुद ब खुद फिर संगठित होकर उस जगह को भर देता है। ये तरल पारे की तरह है, आप इसमें कभी भी स्थायी छेद नहीं कर सकते। और भी है, ड्रोन फटता नहीं है, पूरा रूसी मिसाइल बर्बाद हो जाएगा। ये एक बर्बादी होगी। यह सर्जिकल तरीके से कंट्रोल सतहों को निशाना बनाता है। वे छोटी पंखुड़ियां जो मिसाइल को दिशा देती हैं। 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक पंख खोना मतलब तुरंत विनाश। छोटी सी विस्फोट, बड़ा नतीजा। लेकिन यहाँ है वो चीज जो वाकई खेल बदल देती है। हवाई रक्षा प्रणालियों की हमेशा मुख्य समस्या संतृप्ति रही है। ऐसे सोचिए, आपके पास 10 पैट्रियट मिसाइलें हैं। रूस वो 20 सस्ते ड्रोन भेज देता है। आप रक्षा में $40 मिलियन खर्च करते हैं और वे हमला करने में $4 लाख खर्च करते हैं। तो आप आर्थिक युद्ध हारते हैं। लेकिन आयरन वॉल इस समीकरण को पलट देता है। एक बार इंटरसेप्शन करने की लागत लगभग $3000 होती है। अब इसकी तुलना पैट्रियट मिसाइल के लाखों डॉलर से करें और उन ड्रोन के बारे में क्या कहें जो फटते ही नहीं। वे बस वापस लौट आते हैं, वे अपनी लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म पर लौटते हैं और अगले हमले के लिए फिर से तैयार हो जाते हैं। अब रक्षा हमले की तुलना में 10 गुना सस्ती हो गई है।
रूस खैर इस गणित को नहीं जीत सकता, लेकिन रूसी इलेक्ट्रॉनिक युद्ध पर आपकी राय? यह पहले अन्य प्रणालियों को नष्ट करने में सक्षम रही है, लेकिन इस मामले में यह पूरी तरह से बेकार है। यह प्रणाली तब भी काम करती है जब रूस जीपीएस सिग्नल को ब्लॉक करता है, जो वे लगातार मोर्चे पर करते हैं। हर ड्रोन में अपने ऑपरेशनल क्षेत्र का त्रिआयामी नक्शा पहले से लोड होता है और यह नेविगेशन के लिए विजुअल रिकॉग्निशन का इस्तेमाल करता है। जब तक यूक्रेन सैकड़ों किलोमीटर तक धुएं से नहीं ढकता, वे इन ड्रोन को अंधा नहीं कर सकते। फ्रांस में फील्ड टेस्ट के दौरान इस सिस्टम ने वह हासिल किया जिसे सैन्य इंजीनियर असंभव मानते थे। 100% सफलता दर। हर लक्ष्य नष्ट किया गया, बिना किसी गलती के, बिना आंशिक हिट के, बिना कोई खतरा बचा। अब इसे ध्यान में रखें, जब सैन्य ठेकेदार नए सिस्टम का परीक्षण करते हैं तो वे पहले से ही बहुत उत्साहित हो जाते हैं। 70% प्रभावशीलता में भी आयरन वॉल ने 100% हासिल किया। ये ड्रोन वह बनाते हैं जिसे डेवलपर्स उड़ता हुआ बारूदी सुरंग क्षेत्र कहते हैं, एक हवाई पर्दा जो कई किलोमीटर तक फैल सकता है। रूसी पायलट जब यूक्रेनी शहरों के पास आते हैं तो उन्हें एक या दो नहीं, बल्कि संभावित रूप से दर्जनों इंटरसेप्टर का सामना करना पड़ता है, जो सभी अपने हमलों का समन्वय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए करते हैं। एक अभेद्य बाधा बनाने के लिए यूक्रेन इन प्रणालियों को सबसे पहले बड़े शहरों और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के चारों ओर तैनात कर रहा है, जैसे कि पावर प्लांट्स और जल सुविधाएं। कुछ ही हफ्तों में, महीनों में नहीं, आयरन वॉल कीव, खार्किव और ओडेसा की रक्षा करेगा। इसके बाद वे इसका विस्तार करेंगे ताकि यह सैन्य ठिकानों, गोला बारूद डिपो और अंततः फ्रंटलाइन की पोजीशनों को भी कवर कर सके, जहां रूसी ग्लाइड बमों ने यूक्रेनी खाइयों को तबाह कर दिया है। लेकिन आयरन वॉल सिर्फ आधी कहानी है। आसमान को बंद करते हुए यूक्रेन ने एक तलवार विकसित की है, फ्लेमिंगो मिसाइल। और यह कोई जुगाड़ू ड्रोन नहीं है, यह एक क्रूज मिसाइल है जो अमेरिकी टॉमहॉक जितनी ही उन्नत है। 3000 किलोमीटर की रेंज के साथ यह 1100 किलो का वारहेड ले जाने में सक्षम है, जो पूरे शहर के ब्लॉक को समतल कर सकता है। दो सालों तक रूसियों ने युद्ध को एक विशेष अभियान के रूप में देखा, अपने घर से बहुत दूर। फ्लेमिंगो ने इसका अंत कर दिया। 3000 किलोमीटर की पहुंच के साथ यह मॉस्को, यूराल, आर्कटिक में बम वर्षक ठिकानों तक पहुंच सकता है। रूस में अब कोई सुरक्षित ठिकाना नहीं है। पिछले महीने फ्लेमिंगो मिसाइलों ने क्रीमिया में एफएसबी की चौकी पर हमला कर 6 रूसी होवरक्राफ्ट्स नष्ट किए। उन्होंने तुआप से बंदरगाह में इतना बड़ा गड्ढा बनाया है कि वह अंतरिक्ष से भी दिखता है। ये मिसाइलें रूसी तेल रिफाइनरियों को इतनी प्रभावी तरीके से नष्ट कर रही हैं कि ईंधन का उत्पादन 20% तक गिर गया है। रूसी पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल की कीमतें रातों रात 10% बढ़ गई हैं। हर फ्लेमिंगो की कीमत $5 लाख है। आपने जिन 6 होवरक्राफ्ट्स को नष्ट किया, उनकी कीमत करोड़ों में थी और उन्हें बदला नहीं जा सकता। रिफाइनरियां, अरबों की क्षति और खोई हुई आय, यह आर्थिक युद्ध है जो मिसाइलों से लड़ा जा रहा है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यूक्रेन ये मिसाइलें खुद बनाता है और उन पर हमला करने की कोई पश्चिमी पाबंदी नहीं है। उन्हें रूस के अंदर 3000 किलोमीटर दूर लक्ष्यों पर हमला करने के लिए वॉशिंगटन या ब्रुसेल्स से अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। जब अमेरिका इस पर बहस कर रहा है कि टॉमहॉक भेजे जाएं या नहीं, यूक्रेन पहले ही अपने खुद के डिजाइन और बनाए गए मिसाइलों से रूसी क्षेत्र में गहराई तक हमला कर रहा है और यह संयोजन रूसी अर्थव्यवस्था को तबाह कर रहा है। हाल ही में रूस की सबसे बड़ी तेल कंपनियों लुकोइल और रोसनेफ्ट के शेयर 20% गिर गए। ब्राजील, भारत और चीन ने अपनी आयात को भारी रूप से कम कर दिया है। ब्लूमबर्ग रिपोर्ट करता है कि लगभग 1 अरब बैरल रूसी तेल बिना खरीदारों के टैंकरों में फंसा हुआ है। 1 अरब बैरल समुद्र में तैर रहे हैं क्योंकि कोई भी रूसी तेल को छूना नहीं चाहता।
लेकिन वे सिर्फ रुके नहीं हैं, बल्कि पुराने जहाज़ों में हैं, जिन पर रोज हजारों डॉलर शुल्क देना पड़ता है बिना रख रखाव के, क्योंकि वे समुद्र में हैं। यह पैसा जल रहा है और बिना बीमा के पश्चिमी बीमा कंपनियां इन जहाज़ों को कवर नहीं करती। बिना बीमा के कोई खरीदार पर्यावरणीय आपदा का जोखिम नहीं लेना चाहता। बिना खरीदारों के तेल रुका रहता है। बिना बेचे वे रखरखाव का खर्च नहीं उठा सकते। यह एक सर्पिल गिरावट है। मंगलवार को इराक में रूस का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय तेल क्षेत्र ने आधिकारिक रूप से सभी संचालन बंद कर दिए। लुकोइल ने घोषणा की कि यह मजबूरी के कारण था। यह सिर्फ पैसे की हानि नहीं है, यह प्रतिष्ठा की भी हानि है। रूस ने खुद को भरोसेमंद ऊर्जा साझेदार बताया था, लेकिन अब उन्होंने साबित कर दिया है कि उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता और वे अपने बिल भी नहीं चुका सकते। सच्चाई यह है कि रूस को हथियार खरीदने, सैनिकों को वेतन देने और पूरी तरह से आर्थिक पतन से बचने के लिए तेल से होने वाली आय की जरूरत है। हर बैरल जो वे बेच नहीं पाते, वह एक और टैंक है जिसे वे बना नहीं सकते, एक और मिसाइल है जिसे वे लॉन्च नहीं कर सकते, एक और सैनिक है जिसे वे वेतन नहीं दे सकते। गणित बहुत कठोर है। आपको अंदाजा देने के लिए, रूस को चाहिए कि तेल की कीमत $90 प्रति बैरल हो। इस तरह वे बजट को संतुलित कर पाते हैं, लेकिन अभी इसकी कीमत $65 है। यह तब है जब वे सौदा कर लेते हैं। जाहिर है, पश्चिमी प्रतिबंध न केवल यह सीमित कर रहे हैं कि रूसी तेल कौन खरीद सकता है, बल्कि वे रूस को ऐसे दामों पर बेचने के लिए मजबूर कर रहे हैं जिससे हर बैरल पर नुकसान हो रहा है। और यूक्रेन द्वारा रूसी रिफाइनरियों के खिलाफ चलाया जा रहा संगठित अभियान इसे और भी बदतर बना रहा है। रूस की रिफाइनिंग क्षमता का 20% यूक्रेनी हमलों में नष्ट हो चुका है। जो रिफाइनरियां अभी भी चल रही हैं, वे भी कम क्षमता पर काम कर रही हैं, क्योंकि वे प्रतिबंधों के कारण जरूरी पुर्जे नहीं ला पा रही हैं। रूस, जो दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादक हैं, अब खुद पर्याप्त उत्पादन न होने पर रिफाइंड ईंधन आयात कर रहा है। और जब रूसी तेल उद्योग जल रहा है, यूक्रेन के सहयोगी सैन्य समर्थन बढ़ा रहे हैं। जर्मनी ने अभी अभी 10,000 कामिकाजे HX-2 ड्रोन की पहली खेप सौंपी है। ये आम ड्रोन नहीं है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाले शिकारी हैं जो 220 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ते हैं। ये ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम से पूरी तरह स्वतंत्र होते हैं। इनकी कीमत पारंपरिक हथियारों की तुलना में बहुत कम है, लेकिन ये दुश्मन की लाइनों के 100 किलोमीटर पीछे तक विनाशकारी सटीक हमले कर सकते हैं। आंशिक हथियार। आंशिक हथियार। 2 साल की लड़ाई में रूस सिर्फ 40 किलोमीटर बढ़ सका। न 400, न 4000, सिर्फ 40। हर किलोमीटर के लिए पूरे बटालियन खो दिए। 2 साल में सिर्फ 40 किलोमीटर आगे बढ़े। क्या आप जानते हैं इसका मतलब रोज कितना होता है? 50 फीट 15 मीटर। आप 20 सेकंड में चल सकते हैं। और इसमें 2 साल लगे। हर किलोमीटर पर हजारों आदमी गंवा दिए। आधुनिक युद्ध में एक जगह जमा होना मौत है। एक छोटे इलाके में 1,10,000 लोग। इसे सैनिक लोग टारगेट रिच एनवायरनमेंट कहते हैं। हर यूक्रेनी ड्रोन, हर गोला क्लस्टर के पास अनगिनत टारगेट्स हैं। पुतिन ने अपना कत्ल खाना बना लिया है। जब रूसी पोक्रोव्स्क में सब कुछ इकट्ठा कर रहे हैं, तो जर्मनी के 10,000 HX-2 ड्रोन, जिनकी रेंज 100 किलोमीटर है, वे उन 1,10,000 सैनिकों की सप्लाई को तबाह कर सकते हैं। गोला बारूद के ट्रक, ईंधन, कमांड पोस्ट, वो सारी भीड़ एक परफेक्ट जाल बन जाती है। CIA के एक पूर्व निदेशक ने इस पर कुछ खुलासा किया था। उसने कहा कि पुतिन अब जीतने के लिए नहीं लड़ रहे हैं, क्योंकि जीतना नामुमकिन है। असल में वह राजनीतिक रूप से जीवित रहने के लिए लड़ रहे हैं, जबकि रूस आर्थिक और सैन्य रूप से बिखर रहा है।
जीत के लिए हुर्रा हुर्रा। केजीबी के पूर्व अधिकारी पुतिन को शासन बचाने के लिए बुरे परिणाम स्वीकारने की ट्रेनिंग मिली थी। शीत युद्ध में केजीबी अहम संपत्ति बचाने के लिए पूरे एजेंट नेटवर्क का बलिदान करती थी। पुतिन वही तर्क अपना रहे हैं। वह रूस की अर्थव्यवस्था, अपनी सेना, यहाँ तक कि एक महान शक्ति के रूप में अपने भविष्य को भी बलिदान कर देंगे, बशर्ते कि वह व्यक्तिगत रूप से नियंत्रण में बने रहें। आंकड़े भी इसका समर्थन करते हैं। अब तक यूक्रेनी अनुमान बताते हैं कि रूस को 10 लाख से भी ज्यादा यानी 11 लाख से अधिक हताहतों का सामना करना पड़ा है। उन्होंने यूक्रेन में इतने टैंक खोए हैं जितने अधिकतर देशों के शस्त्रागार में भी नहीं होते। उनकी वायुसेना की तो बात ही छोड़िए, वह हवाई वर्चस्व भी हासिल नहीं कर पाई है। 3 साल कोशिश करने के बाद भी उनका काला सागर बेड़ा दूर दराज के बंदरगाहों में छुपा हुआ है। वजह क्या है? यूक्रेन, जिसके पास लगभग कोई नौसेना नहीं है, फिर भी उनके जहाजों को डुबोता जा रहा है। लेकिन पुतिन जारी रखते हैं, क्योंकि रुकना मतलब हकीकत का सामना करना है। रूस अब कोई महाशक्ति नहीं है, यह एक क्षेत्रीय शक्ति है जिसके पास परमाणु हथियार हैं और बस इतना ही। उसकी अर्थव्यवस्था इटली से भी छोटी है। उसकी सैन्य तकनीक पश्चिमी देशों से दशकों पीछे है। उसके एकमात्र भरोसेमंद सहयोगी उत्तर कोरिया और ईरान हैं और हर दिन यूक्रेनी फ्लेमिंगो मिसाइलें एक नया रूसी लक्ष्य नष्ट कर देती हैं। अब रूस एक असंभव समीकरण का सामना कर रहा है। उसकी तेल उद्योग ढह रही है, जिससे युद्ध के लिए फंडिंग उस समय कट रही है जब उन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। उसकी सेना थक चुकी है 3 साल की हानियों के बाद, जिन्हें वे पूरा नहीं कर पा रहे हैं। और अब यूक्रेन के पास एक ऐसा रक्षा तंत्र है जो रूस के ड्रोन और मिसाइलों के बड़े हमलों को पूरी तरह बेकार बना देता है। पुतिन ने अपनी पूरी रणनीति यूक्रेन की इच्छा शक्ति को बमबारी के जरिए तोड़ने पर बनाई थी। अलग ना? आयरन वॉल में यह क्षमता है कि वह इस रणनीति को एक ही रात में बेकार कर दे। हर रूसी मिसाइल जो अपने लक्ष्य तक पहुंचने में असफल होती है, वो बर्बाद किया गया संसाधन है जिसे रूस खो नहीं सकता। हर ड्रोन जो आसमान से गिराया जाता है वो जला हुआ पैसा है जो सैनिकों की तनख्वाह या उपकरण खरीदने में खर्च होना चाहिए था। यूक्रेन ने यह युद्ध अपनी जिंदगी की लड़ाई सोवियत संघ के 80 के दशक के उपकरणों के साथ शुरू किया था। 3 साल बाद वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा नियंत्रित डिफेंसिव सिस्टम तैनात कर रहे हैं जो सेना को ऐसा लगता है जैसे वह किसी म्यूजियम का हिस्सा हो। वे सिर्फ इनोवेशन की जंग नहीं जीत रहे हैं, बल्कि आधुनिक युद्ध को भी बदल रहे हैं, जबकि रूस बेबस होकर देख रहा है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यूक्रेन ने यह सब अकेले किया, अकेले, जब उसकी शहरों पर बम गिर रहे थे। अब मुझे बताओ, तुम्हारी राय में यूक्रेन के लिए सबसे निर्णायक हथियार कौन सा है? आयरन वॉल जो आसमान को बंद कर देता है, या फ्लेमिंगो मिसाइलें जो रूस के दिल पर वार करती हैं? कमेंट्स में बताओ कि तुम क्या सोचते हो। अगर इस कंटेंट ने आपको कुछ फ़ायदा पहुंचाया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी और एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार मिलते हैं।